डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उपयोगिता के नियम के। अर्थशास्त्र में उपयोगिता के दो नियम बतलाए गए हैं। पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इन दोनों नियमों में से सर्वप्रथम हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहला शब्द काम में लिया गया है सीमांत, मार्जिनल। सीमांत का अर्थ यह होता है उपभोग करने के लिए जब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लगातार उपभोग करने से प्रत्येक अगली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, प्रत्येक अगली इकाई को प्राप्त करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सीमांत कहलाता है। अर्थशास्त्र में सीमांत शब्द का प्रयोग यहाँ उपयोगिता के लिए किया गया है, आगे जाएंगे आय के लिए किया जाएगा, उसके बाद जाएंगे उत्पादन के लिए किया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा सीमांत खर्च के लिए किया जाएगा। तो सीमांत का शाब्दिक अर्थ है कुल के बाद अतिरिक्त। उदाहरण के लिए हमने अगर 4 पेन खरीदे और दुकानदार ने कहा 20 रुपये दीजिए, हमने कहा सॉरी भैया एक और 5वां दे दें। 5वां पेन लेते ही हमने 5 रुपये अतिरिक्त देने होते हैं, वो सीमांत कहलाता है। जो अतिरिक्त इकाई को प्रयोग में लेने से जो कुछ भी अतिरिक्त देय होता है, अतिरिक्त प्राप्त होता है, अतिरिक्त उपयोगिता होती है, वो सीमांत कहलाती है। दूसरा शब्द है उपयोगिता, जिसको हमने पहले ही समझा दिया, किसी भी वस्तु को प्रयोग में लेना जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिले, चाहे वो लाभकारी हो चाहे वो हानिकारक। ह्रास का मतलब होता है कम होना, घटना, कमी आना, और नियम का मतलब लॉस है। तब इस पूरे का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो इसका अर्थशास्त्र में यह नियम बनता है कि उपभोक्ता के सामने उपभोग करने के लिए एक ही समय में एक से अधिक वस्तुएं जब रखी जाती है तो प्रारंभ में पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता अधिकतम होगी। उसके बाद क्रमशः जैसे जैसे वो इकाई को प्रयोग में लेगा वैसे वैसे उसकी उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो प्रारंभ में उपयोगिता का अधिक होना, फिर क्रमशः उपयोगिता का कम प्राप्त होना उपयोगिता का ह्रास नियम कहलाता है। इस पूरे सिलेबस में एक जैसे 2 नियम दिए गए हैं। पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा ऐसा कैसा सीमांत उपयोगिता नियम दिया हुआ है। हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। पहले ह्रास नियम की बात करते हैं, फिर सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे। अब इसको किस प्रकार से हमें टेबल बनानी होगी, किस प्रकार से हमें मार्जिनल यूटिलिटी को समझना होगा, किस प्रकार से हमें कुल उपयोगिता को समझना होगा, उसके बाद में आप आगे बात करेंगे। इस नियम के बारे में ये बताया गया है कि इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसी नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। गोसेन एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इसको गोसेन का प्रथम नियम नाम दिया। गोसेन के 2 नियम हैं। पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है 2 नंबर का, गोसेन का प्रथम नियम समझाइए। अब लड़के नाम भी नहीं सुना हुआ होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि गोसेन का प्रथम नियम समसीमांत उपयोगिता को नहीं बल्कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहा गया है। अब इस नियम के बारे में ये कहा गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। हमने स्टार्ट में 4 इकाइयाँ मांगी, 4 हमें मिल गई। अब हमने अतिरिक्त 5वीं मांगी, उस अतिरिक्त 5वीं से जो हमें जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। अन्य बातों के समान रहने पर किसी इकाई की तुलना में कम हुई है तो इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। यानी प्रारंभ में हमेशा उपयोगिता ज़्यादा हुई, जैसे जैसे हम उपभोग करेंगे वैसे वैसे उपयोगिता क्रमशः घटती नजर आएगी। जब घटती है तो उसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की संज्ञा दी गई है। बोल्डिंग की परिभाषा है जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है। अब इस नियम की एक मान्यता समझ लीजिए। इस नियम का समझने का तरीका होगा, उपभोग लगातार होगा
उपभोग एक ही वस्तु का होगा। उपभोग में अन्य वस्तुओं को स्थिर माना गया है। उपभोग में अन्य जितनी भी सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे आय का बढ़ना, मौसम का बदलना, परिस्थितियों का बदलना, आदत का बदलना, फैशन का बदलना, ये सब स्थिर माने जाएंगे। अन्य सभी बातें समान रहेगी। तो अन्य सभी बातें समान रहेगी, उपभोग लगातार होगा, और लगातार उपभोग होने से प्रारंभ में उपयोगिता अधिक होगी, और लगातार उपभोग के करने से क्रमशः उपयोगिता घटती हुई नजर आएगी। प्रोफेसर मार्शल कहता है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ होता है, उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे सीमांत कहते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता घटती चली जाएगी। प्रोफेसर थॉमस कहता है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता उसके प्राप्त भंडार में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे उपयोगिता कम होती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है, यहाँ तक कि अंततः वस्तु की मात्रा में अगली बढ़ोतरी से उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, अनुपयोगिता प्राप्त हो जाती है, यानी लास्ट में वो माइनस में चली जाती है। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हमें जब भूख लगती है, हम भोजन करने बैठते हैं, तो हमारे प्लेट में जो भोजन रखा गया है, हमें ऐसा लगता है यार इससे मेरा क्या होगा। प्रारंभ में 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाने के बाद में हमारा जब पेट भरने लगता है, तो हम धीरे धीरे रोटी की उपयोगिता हमारे लिए कम होने लग जाती है। भूख ज़्यादा होती है प्रारंभ में, तो रोटी की उपयोगिता ज़्यादा होती है। जब धीरे धीरे वो वस्तु हमारे पास उपलब्ध होने लग जाती है, तो उपयोगिता घटने लगती है। इसी को सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। लगातार उपभोग होगा, एक ही वस्तु का होगा, एक ही समय में होगा, और उपयोगिता कम होगी। इस नियम की कुछ मान्यताएं दी गई हैं। वस्तुएं समरूप होनी चाहिए। समरूप का मतलब रंग रूप दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए केले की बात कही, हम यदि केले का प्रयोग करें तो पहला केला, दूसरा केला, तीसरा केला, चौथा केला, तो सारे केले एक जैसे ही होने चाहिए, कच्चे पक्के नहीं होने चाहिए, सड़े गले नहीं होने चाहिए, साइज में छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। निरंतर उपभोग, ऐसा नहीं है कि एक केला मैंने अभी खाया, एक 2 घंटे बाद खाया, एक फिर 2 घंटे बाद खाया, एक शाम को खाया, एक रात को खाया, ऐसा नहीं। एक ही समय में होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। उपभोग की इकाइयाँ सुनिश्चित हो, पहले से तय हो कि मैं इतनी इकाइयों का प्रयोग कर सकता हूँ, तभी यह नियम लागू होगा। वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो। जब व्यक्ति को ये लगने लग जाए कि मैं ये वस्तु यूज में ले रहा हूँ, या इसके अल्टरनेटिव कोई वस्तु है उसको यूज में लूँगा, और उसकी कीमत में परिवर्तन होना या घटने की संभावना है, तो दूसरी वस्तु की कीमत घटने की संभावना है, इसी वस्तु की कीमत घटने की संभावना है, तो उस समय आपको ये चीज़ महंगी नजर आएगी। महंगी नजर आएगी तो नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन न हो, सोचने समझने की शक्ति एक जैसी रहनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीने के बाद में उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो मानसिक स्थिति एक जैसी रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय में, उसकी रुचि में, उसकी फैशन में, उसकी आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति सुखमय होनी चाहिए। सुखमय और दुखमय में क्या होता है, आपके पॉकेट में 100 ही रुपए हैं, 100 के 100 रुपये खर्च करा दिए, अब आपकी स्थिति दुखमय हो गई। अभी अगर आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से 100 रुपये में से 10 रुपये खर्च करा दिए, तो अभी भी आपके पास 90 रुपये हैं, कोई स्थिति खराब नहीं हुई है, तो वो सुखमय स्थिति कहलाती है। उपभोक्ता पर प्रदर्शन प्रभाव न पड़े। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है। कई बार होता क्या है कि उपभोक्ता बहुत सी वस्तुएं इसलिए खरीद लेता है कि वो चाहता नहीं था, उसकी डिमांड नहीं थी, लेकिन उसके सामने विक्रेता ने इस प्रकार का प्रदर्शन किया, विक्रेता ने इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन किया कि उसको लेना पड़ गया। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अप्रैल, मई, जून के गर्मी के महीने में घर में कूलर चला के आराम से सो रहा है, और गली में एक सब्जी वाला आता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है, टमाटर 10 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो। वह व्यक्ति सोते सोते उसके कान में कूलर में से छन छन की आवाज़ आती है, और उसके कान में ऐसे लगती है जैसे उसको एकदम से नींद उड़ जाती है कि टमाटर 10 रुपये किलो कैसे दे रहा है, बाज़ार में तो 40 रुपये किलो। अब उसने दुकान
दार ने, उस ठेले वाले ने घर के आगे आके जो प्रदर्शन किया, उसका प्रभाव ये हुआ वो व्यक्ति सोए सोए नींद में से उठ के बाहर जाके टमाटर खरीद के ले आया, जबकि उसकी न तो खरीदने की इच्छा थी, न उसको चाहिए थे, न कोई बात, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सस्ते नजर आया। ऐसा होता है। ऐसा अगर प्रभाव होता है तो फिर सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होगा। अब इसको एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा सेव की बात कही, सेव की अगर पहली इकाई को काम में लेते हैं तो उपयोगिता 30 के बराबर है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है। दूसरी इकाई से 25 होती है, तीसरे से 18 होती है, चौथी से 10 होती है, पाँचवीं से 5 होती है, फिर 0 होती है, फिर -5, फिर -7। तो हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, अर्थशास्त्र का ये नियम है, उपयोगिता में हमेशा प्रारंभ में उपयोगिता अधिक होती है। प्रारंभ में जैसे जैसे हम उस वस्तु को प्रयोग में लेंगे वैसे वैसे उपयोगिता कम नजर आएगी। तो प्रारंभ में आपको कोई भी फिगर दिखाना है वो ज़्यादा दिखाना होगा, फिर उसको धीरे 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 घटा के लाना होगा। प्रारंभ में उपयोगिता 30 हुई, इसी सीमांत उपयोगिता का योग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी निकल जाती है, जिसको TU बोलते हैं। ये कल परसों वाले वीडियो में मैंने समझाया था, सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। जैसे 30 का 30, 30 में 25 जोड़े 55, 55 में 18 जोड़े 73 में 10 जोड़े 83, 83 में 5 जोड़े 88, 88 में 0 जोड़ा 88, 88 में से 5 घटाए 83 और उसमें से 7 घटाए 76। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सीमांत उपयोगिता होती है, उस सीमांत उपयोगिता का योग मार्जिनल यूटिलिटी है। जब उपयोगिता 0 हो जाती है तो आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जब आपकी ये 0 हो जाती है उपयोगिता तो आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ से लगाकर और यहाँ तक यदि आप देखेंगे तो घटती हुई सीमांत उपयोगिताएं, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है घटती हुई दर से। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन दर कैसी है? घट रही है। 0 की अवस्था में आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई और अधिकतम हो गई। अब आप उस स्थिति में आ गए कि आपका पेट भर गया है। उसके बाद भी यदि अब उपभोग जारी रखते हैं तो उपयोगिता अब माइनस में आ रही है। तो ये सीमांत उपयोगिता माइनस में आ गई और टोटल यूटिलिटी घटती हुई दर से बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन दर क्या हो गई? घटने लग गई। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता हास नियम में प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम होती है। पहली इकाई की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होगी, दूसरी की क्या उपयोगिता पहले से कम होगी, तीसरी इकाई की उपयोगिता दूसरे से कम होगी, चौथी की तीसरे से कम होगी, पिछली इकाई की उपयोगिता अधिक रहेगी बनिस्बत वर्तमान इकाई की। अब इसको एक चित्र में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में हमने ये कहा ये 0 है, एक लाइन बराबर 5, हमने यहाँ पे 10 लिया है, एक लाइन बराबर 5, 2 लाइन बराबर 5 लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, नीचे -5, -10। अब उस टेबल को इसमें ड्रॉ किया है। तो टेबल में क्या दिखा गया है? टेबल में ये दिखाया गया है कि पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता 30 के बराबर, पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता 30 के बराबर। तो आप देखिए ये पहला है और ये 30 है, तो यहाँ हमने बिंदी लगाई। दूसरी इकाई ये है और दूसरी इकाई से 25, तो ये दूसरी इकाई का 25, यहाँ बिंदी लगाई। तीसरी इकाई ये है और तीसरी इकाई का है 18, ये तीसरी इकाई, ये 18, ये एक्चुअल में इसने 20 पे लगा दिया है, 18 थोड़ा सा नीचे आएगा भैया, 18, ये तो 15 है, ये 20 है, तो ये 17.5 है, लगभग यहीं 18 आएगा। उसके बाद में चौथी इकाई में 10, ये चौथी और ये 10, यहाँ बंदी लगेगी। पाँचवें में 0, ये पाँचवीं में 5, ये पाँचवें में 5, ये छठे में 0, ये छठे में 0, फिर ये -5, तो ये -5 और ये -7। इस तरह से बिंदी लगाएंगे और बिंदी लगा के एक स्केल से उन सब बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। इन सारे बिंदुओं को जब मिलाया तब हमें पता लगा कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो सीमांत उपयोगिता वक्र बना, ये पूर्ण संतुष्टि का वक्र बन गया और ये ऋणात्मक बन गया। तीनों चीज़ें हमने एक साथ दिखा दी।
अब इसको आगे जो हमने चित्र ड्रॉ किया है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बनाया है उसी को वापस लिखना, चित्र को सामने रखते हैं। हमने कहा ओ एक्स पर सेव की इकाइयाँ दर्शाई गई है, ये सेव की इकाइयाँ दर्शाई गई है। ओ वाई पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है, ये सीमांत उपयोगिता को इधर दर्शाया गया। टेबल बनाई ना हमने, उस टेबल में से लिया। ए बी सी सीमांत उपयोगिता वक्र है, ये जो पूरा वक्र बना है ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। इस वक्र पर ए से बी तक घटती हुई है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो घटती हुई है सीमांत उपयोगिता, लेकिन ये ऋणात्मक है, तो ये नीचे वाला ऋणात्मक है, ये तो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। बी बिंदु पर ओ एन एक्स अति जिसे पूर्ण संतुष्टि कहा गया है, ये पूर्ण संतुष्टि बिंदु समझाया गया है। बी से सी ऋणात्मक है, जो आपको समझा दिया मैंने। नोट, विभाज्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में, ये आगे पॉइंट आया था, उसका एक्सप्लेनेशन वापस किया गया। सीमांत उपयोगिता हास नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे दूध, दही, फल इत्यादि। अविभाज्य वस्तुएं वे होती है जिन्हें टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। उपयोगिता शून्य हो जाती है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कार है इत्यादि। एक समय के बाद उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस नियम की वापस आलोचनाएं की गई है। आलोचनाओं में हम जो मान्यताएं दर्शाते हैं, उन्हीं मान्यताओं को वापस हमें या तो वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई होती नहीं है तो वो आलोचनाएं हो जाती है। उपयोगिता मापनीय नहीं है, पहले हमने कहा उपयोगिता मापनीय होनी चाहिए। हमेशा हर चीज़ की उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो उसकी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता का क्रम निरंतर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जब उपभोग करता है तो धीरे धीरे किस्तों में, टुकड़ों में करता है, तो उपभोग लगातार नहीं होता। व्यक्तिगत विचारों में अधिक महत्व, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होती है कि किसको किस प्रकार से कैसे करना है। आप एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति पर थोप नहीं सकते। मुद्रा के मूल्यों में अस्थिरता रहती है। मुद्रा के मूल्य हमेशा स्थिर रहेंगे नहीं, क्योंकि मुद्रा के मूल्य निर्भर करते हैं वस्तुओं के मूल्य पर, और वस्तुओं के मूल्य कभी स्थिर नहीं रहते। स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता गलत है। कोई भी व्यक्ति इजी गोइंग में खुद स्वतंत्र उपभोग कर लेगा, यह आवश्यक नहीं है। उपभोग क्षमता का विश्लेषण न हो। उपभोग क्षमता का मतलब ये है, ये क्षमता गलत लिखा हुआ है, ये क्षमता है, कैपेसिटी। यदि हम कैपेसिटी की बात करें तो हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग दर्शाई गई है और मूल्य हमेशा परिवर्तनशील है। सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होता है, लागू होने के कारण बताइए। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम के लागू होने के कारण जो बताए गए हैं वो ये है। इसी को गोसेट का प्रथम नियम कहता है, हमने आगे ही बता दिया। आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, इसलिए ये नियम लागू होता है। आवश्यकताओं की तीव्रता में कमी आती है। जैसे जैसे आप किसी वस्तु का प्रयोग करोगे वैसे वैसे आवश्यकताओं की तीव्रता में कमी आएगी। वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आपको चाय पीनी है, चाय की जगह शरबत पिला दिया, चाय की जगह कॉफ़ी पिला दी, चाय की जगह पानी पिला दिया, पूर्ण स्थान नहीं ले पाती, अपूर्ण स्थानापन्न लेती है। और वस्तुओं के अनेक उपभोग होते हैं, हर वस्तु के अनेक उपभोग होते हैं। जैसे दूध है, दूध के मल्टीपर्पज यूज़ है, जहाँ चाहो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हो। चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, दूध बना लो, मिल्क रोज बना लो, मैंगो शेक बना लो, दही बना लो, पनीर बना लो। कुछ नहीं है तो महादेव के ऊपर चढ़ा लो, यूज़ तो ही है ना। इसलिए सस्ती होने पर व्यक्ति ज़्यादा खरीदता है। ये नियम कई बार लागू नहीं हो पाता है, और हो भी जाता है क्योंकि वस्तुओं के अल्टरनेटिव ज़्यादा होते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में। अगले वीडियो में हम समसीमांत उपयोगिता नियम को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।